हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री का सेशन कर रहे थे फॉर टारगेटिंग एग्ज़ाम 2024, और ये इसी कंटिन्यूशन में आज का वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले मैंने अभी तक वीडियो नंबर 1 से लेकर 5 तक बना लिया है, जहाँ इसका लिंक इस वीडियोस का 1 से लेकर 5 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या मेरे सेपरेट प्लेलिस्ट गेट टारगेट 2024 के नाम से उस पर जाकर देख सकते हैं। तो आज 5 नवंबर का जो वीडियो है, लेक्चर नंबर 6, ये कंटिन्यूशन में रहेगा प्रीवियस वीडियो का, जहाँ पर हम लोग प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में बात किया और आर्टिफिशियल सिंथेसिस में। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रोटीन का फोल्डिंग के बारे में, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन का फोल्डिंग क्या होता है इसको समझे। सबसे पहले तो ये समझना है कि प्रोटीन तभी जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तब वो स्ट्रक्चर अपना फोल्डेड फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोग नेटिव फॉर्म भी बोलते हैं। नेटिव फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म, और इसी फॉर्म में ये एक्टिव रहता है या फंक्शनल रहता है। तो प्रोटीन का अगर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया या उसके साथ में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हुआ, तो ये स्ट्रक्चर चेंज करेगा, यूनिक स्ट्रक्चर रहता है, जिसकी वजह से वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो प्रॉपर फोल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मालूम है कि जब प्रोटीन बनता है राइबोसोम के ऊपर, नेचुरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, नेचर में या सेल के अंदर, तो ये mRNA है। mRNA में इंफॉर्मेशन रहता है, डीएनए से आता है, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर जो mRNA है उस पर बाइंड करता है कौन? राइबोसोम। और राइबोसोम बाइंड करके ये मूव करेगा, और इसी के बेसिस पे ये क्या करेगा, जैसे जैसे आगे चलता जाएगा प्रोटीन का सिंथेसिस होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी जो प्रोटीन बना और जब सिंथेसिस हो जाएगा तो ये राइबोसोम डिसोसिएट करता है, और ये जो प्रोटीन है जिसका N और C टर्मिनस होगा, ये लीनियर फॉर्म में रहता है। लीनियर फॉर्म, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया हुआ है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर या लीनियर स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है किसमें? 3D स्ट्रक्चर में। और ये कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ये कैसे करता है, इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है 3D स्ट्रक्चर में, और ये 3D स्ट्रक्चर कैसे गेन करता है इसको समझना है आज का टॉपिक। तो समझ में आ गया कि मुझे लीनियर से कहाँ जाना है? 3D स्ट्रक्चर या टॉर्सियल स्ट्रक्चर में। तो कैसे होता है, इसके लिए कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इनके चारों तरफ क्या है, इस प्रोटीन के ऊपर में चारों तरफ में क्या है? वाटर, क्योंकि साइटोप्लाज्म में 70% वाटर होते हैं। ये वाटर इसके साथ में इंटरेक्ट करता है, और वाटर क्या करता है कि ये इसको, इस जो वाटर इंटरेक्शन है लीनियर प्रोटीन के साथ में, इसको बोलते हैं सॉल्वेशन लेयर। सॉल्वेशन लेयर, सॉल्वेशन लेयर का मतलब क्या है कि वाटर इज इंटरेक्टिंग with प्रोटीन और एनी मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन। ये प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्वेशन। अब वाटर नहीं चाहेगा कि इसके साथ इंटरेक्ट करे, क्योंकि वाटर वाटर के साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो वाटर अभी फोर्सफुली किसके साथ कर रहा है? प्रोटीन के साथ। क्यों कर रहा है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में आ गया, तो अब उसके साथ ना चाहते हुए भी इंटरेक्ट करेगा। तो अब ये वाटर क्या करता है कि धीरे धीरे जो वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, सपोज यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इससे डिसोसिएट होगा और आपस में इंटरेक्ट कर लेगा, और ये इन दोनों मॉलिक्यूल को बोलेगा तुम लोग आपस में इंटरेक्ट कर लो। क्योंकि वाटर के साथ में जो इंटरेक्शन होगा वो आयनिक हो सकता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये बोलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड खुद आपस में फॉर्म कर लो, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस वाले, जैसे यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, जो कि पहले वाटर के साथ इंटरेक्ट करते थे, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करते थे इसके H के साथ, और ये भी वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और इसका OH के साथ कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, सपोज ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था, तो अब ये बॉन्ड ब्रेक कर दे के ये आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, और इनको बोलेंगे तुम लोग आपस में कर लो, क्योंकि दोनों का क्या है? नेचर सेम है। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं या आयनिक इंटरेक्शन फॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब ये क्या होगा, सॉल्वेशन से डीसॉल्वेशन की तरफ आएगा। तो जब डीसॉल्वेशन होता है, यानी कि वाटर अपने आप को रिमूव कर रहा है उस मॉलिक्यूल के साथ में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रोटीन क्या होगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर 1 डिग्री स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर जाएगा ऑटोमेटिकली किसमें? 3D स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? एक समझा फोल्डिंग के लिए, वाटर। और वाटर में क्या होगा, वाटर सॉल्वेशन से
सॉल्वेशन से डिसॉल्वेशन जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रोटीन फोल्ड करेगा। और इसमें किस तरह के बॉन्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? वीक इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, वीक इंटरेक्शंस। अब वीक इंटरेक्शंस में कौन सा आएगा? पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, ए हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इसके अलावा ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा, अगर इस पर हाइड्रोफोबिक हो सकता है, क्योंकि एमाइनो एसिड के साइड चेन में हाइड्रोफोबिक होते हैं, नॉन पोलर एमाइनो एसिड। प्रोटीन तो नॉन पोलर से ही बना होगा, लाइक ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ग्लाइसिन। तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर सपोज यहाँ पर दूर में कहीं ग्लाइसिन है और ये दूर में यहाँ पर एलानिन है, तो ये दोनों हाइड्रोफोबिक है, तो ये चाहेंगे कि आपस में इंटरेक्ट कर लें। तो यहाँ पर दूसरा जो इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये तो वीक यानी कहने का मतलब वीक इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर को टर्सरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट करने के लिए। उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा तो वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया तो यहाँ पर नॉन पोलर एमाइनो एसिड। इसके अलावा जो तीसरा इंटरेक्शन होता है वो समटाइम डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनेगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच में बन सकता है? टू सिस्टीन के बीच में। दूर दूर कोई सिस्टीन है जिसके पास सल्फर कंटेनिंग बॉन्ड है, सॉरी सल्फर कंटेनिंग साइड चेन में है फंक्शनल ग्रुप, तो वो दूसरे सिस्टीन के SH के साथ में क्या फॉर्म कर लेगा? इंटरेक्शन। और यहाँ से क्या करेगा? ये H2 बाहर होगा और ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, तो क्या हो जाएगा? वो फोल्डेड हो जाएंगे, इस तरीके से फोल्डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फोल्ड कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड का नंबर या डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि कोवलेंट बॉन्ड है, इसका नंबर 1 या 2 होगा, लेकिन वीक इंटरेक्शंस मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या फोल्डेड स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए? वो है वीक इंटरेक्शंस। तो वीक इंटरेक्शंस ऑल्दो लो एनर्जी है, लो एनर्जी कंपेयर टू किसके कंपेयर? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ क्या कर रहे हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड को कर रहे हैं, बट वीक इंटरेक्शंस VI आर फार न्यूमेरियस, ये न्यूमेरियस होते हैं। ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। और इस लो एनर्जी ये जो वीक इंटरेक्शंस होते हैं, ये इसमें भी सबसे ज़्यादा, इसमें तो बहुत सारे हैं, वंडर वॉल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे, डाइपोल डाइपोल आएगा और हाइड्रोफोबिक आएगा। तो उसमें भी कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट? हाइड्रोफोबिक। बस इतना ही जानना है फोल्डिंग में, इतना से बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। पहला वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दूसरा वीक इंटरेक्शंस करता है, वीक इंटरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक होता है, वंडर वॉल होता है, आयनिक हो सकते हैं, लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका सेकंड मोस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकता है इंपॉर्टेंट रोल, जो भी कोवलेंट है, बट इसके नंबर बहुत कम होते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हो गया फोल्डेड। अब हम लोग आ रहे हैं दूसरा टॉपिक फोल्डेड के बाद में, कुछ प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में समझना है और उसके स्ट्रक्चर्स में, जिसमें सबसे पहला है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि ये सिंगल सब यूनिट का प्रोटीन है, सिंगल सब यूनिट, यानी इसके पास एक ही 3D स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन हम लोग को मालूम है, ये स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन करता है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन ही है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है, ये स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हेन रिक्वायर्ड रिलीज ऑक्सीजन। जैसे मसल्स को चाहिए तो ऑक्सीजन उनको कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे रिलीज करेगा। तो ये जनरली होते हैं डीप सी डाइविंग मैमल्स में, जैसे जैसे वेल, सील, पोर्पोइस, इस तरह के ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और इसी के वजह से, अच्छा यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर सेंटर में सेंट्रली लोकेटेड एक रहता है फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं हीम। ठीक है, जिसको हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं? आयरन पोरफायरिन। इसमें आयरन रहता है इसलिए हीम है, तो आयरन पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग। ठीक है, अब ये सेंट्रली लोकेटेड है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि आयरन सेंटर में है और ये
6 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसमें से, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसमें से ये 4 जो होते हैं वो पोरफायरिन रिंग के साथ अटैच होते हैं। पोरफायरिन रिंग 1, पोरफायरिन रिंग 2, पोरफायरिन रिंग 3 और पोरफायरिन रिंग 4। जस्ट लाइक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में सिर्फ एक डिफरेंस के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, यहाँ पर आयरन होता है। अब ये दो, ये फ्री हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 ऑक्यूपाइड है, ये सेंट्रली जो 2 है, तो इसमें से एक जो ऊपर वाला है वो हिस्टीडीन 97, सॉरी 93 के साथ इंटरेक्ट करता है। हिस्टीडीन 93 का मतलब, देखिए यहाँ पर मायोग्लोबिन में एक तो हीम होगा और दूसरा अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा, प्रोटीन है तो 93 पोजीशन, यानी एन टर्मिनस से 1 2 3 4 काउंट करके जब 93 पे जाएंगे तो यहाँ पर एक हिस्टीडीन है और हिस्टीडीन के साथ ये इंटरेक्ट करेगा। और जो लास्ट वाला है 6 नंबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो फ्री रहता है और ये किसके साथ बाइंड कर सकता है? ऑक्सीजन के साथ। तो जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो Fe2+ फॉर्म रहना चाहिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है किस फॉर्म में ये बाइंड करता है। Fe2 फॉर्म में, जिसको बोलते हैं फेरस, इस फॉर्म में ये रिड्यूस फॉर्म रहता है और इसी फॉर्म में ऑक्सीजन बाइंड करता है और ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा? Fe3+, फेरिक। तो फेरिक में कभी भी ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता, वो ऑक्सीजन बॉन्डेड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इसी की वजह से इसका कलर क्या होता है? रेड कलर या ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर। होप सो ये भी समझे, ठीक। तो यहाँ पर एक ग्लोबिन होगा यानी प्रोटीन का, और उसी के साथ में हीम अटैच होंगे, ठीक है। तो ये सिंगल सब यूनिट का बना हुआ है। तो यहाँ कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करेगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन से सिंगल होता है क्योंकि सिंगल सब यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेचुरेशन कर्व होता है, वो सेचुरेशन कर्व जो ऑक्सीजन के साथ में है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला कर्व। हाइपरबोला कर्व, जैसे अगर मैं इस तरफ एक्स एक्सिस पे लिखूं ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन और वाई एक्सिस पर लिखूं थीटा वैल्यू, थीटा का मतलब है परसेंटेज ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपाइड या परसेंटेज ऑक्यूपाइंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एट द एक्टिव पॉकेट ऑफ दिस मायोग्लोबिन, कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया ऑक्सीजन के साथ। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, इस तरह ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरबोला, ठीक है, ओके। अब आते हैं, ये मोस्टली किससे बना होता है? मोस्टली यहाँ पर जो सब यूनिट होता है वो होता है अल्फा सब यूनिट, ठीक है। जैसे 70% ऑफ टोटल एमाइनो एसिड जो होते हैं वो अल्फा फॉर्म में होता है, अल्फा सब यूनिट, यानी यहाँ पर होता है इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है, वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, तो अल्फा सब यूनिट है यानी इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, बीटा सब यूनिट नहीं होते, अल्फा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट कहने का मतलब अल्फा स्ट्रक्चर प्रोटीन होगा, सॉरी अल्फा स्ट्रक्चर प्रोटीन, ठीक है। तो डोमिनेंसी टाइप ऑफ जो यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा वो हेलिकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जो 70% ऑफ टोटल एमाइनो एसिड कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड इसमें होता कितना है? इसमें टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड होता है 153 एमाइनो एसिड, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना है? 16.7 किलो डाल्टन, ठीक है। ये ओके, ये हम लोगों ने समझ, और कहाँ रहता है? मसल्स में रहते हैं। तो ये हम लोगों ने मायोग्लोबिन के बारे में समझा, ठीक है। अब एक चीज़ और इसको करके ख़त्म करते हैं कि यहाँ पर देखा गया कि मायोग्लोबिन में टोटल कितने प्रोलीन है? प्रोलीन 4 है, 4 प्रोलीन, उसमें से 3 जो रहता है वो बेंडिंग पोजीशन पे रहता है। प्रोलीन के पास में सेकेंडरी एमाइन ग्रुप है, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड में डिस्कस किया था, और वो जहाँ पर रहता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। तो वो जब भी शार्प टर्न होगा, जैसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ से सडनली शार्प टर्न किए, तो इस जगह पे क्या होगा? प्रोलीन टर्निंग के पोजीशन पे। और उसमें से एक जो रहता है वो रहता है किंक फॉर्म करता है। किंक का मतलब क्या है? एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा अंदर की तरफ में सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया मतलब कॉन्केव स्ट्रक्चर, और यहीं पर क्या बाइंड करता है? यहाँ पे क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। ये किंक स्ट्रक्चर स्पेस देता है जिसमें हीम या आयरन पोरफायरिन अटैच हो सके, ठीक है। चलिए, मायोग्लोबिन के बारे में इतना जानना है। मायोग्लोबिन के बाद में अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग हीमोग्लोबिन। सेकेंड वाला जो इम्पोर्टेंट यहाँ से पूछता है हीमोग्लोबिन के बारे में। तो सेकेंड यहाँ जो बात कर रहे हैं, सेकेंड वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक्चुअली
कितने सब यूनिट का है? 4 सब यूनिट का है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा है, ऐसे लिखें अल्फा 2 बीटा 2, तो टोटल 4 सब यूनिट है। ठीक है, और इसमें 4 हीम रहेगा, क्योंकि हर एक सब यूनिट के साथ में एक हीम है तो 4 हीम है, और 4 हीम है तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करेगा, एसोसिएट कर सकता है या बाइंड कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का कैरियर है और ब्लड में रहता है। ठीक है, इसका ये किसके ऊपर रहेगा, हीमोग्लोबिन का रहेगा, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। आरबीसी में जो मोस्ट जो प्रोटीन होता है, मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन रहता है वो हीमोग्लोबिन का रहता है। सारे ऑर्गेनल वगैरह डिजनरेट कर जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। और इसका काम क्या है, इसीलिए आरबीसी का ये हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट करके ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, इसका भी डार्क रेड कलर होगा ड्यू टू हीम प्रेजेंट इन दिस हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर कंपैरिजन किया जाए कि मायोग्लोबिन जो जिसके पास में mg से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मायोग्लोबिन को, या mb मायोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन hb, ये दोनों के पास में हीम है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक ही फैमिली के हैं, ग्लोबिन फैमिली के हैं। ठीक है, प्रोटीन, और इनमें तीनों में जब कंपैरिजन किया जाए, अल्फा सब यूनिट या अल्फा चेन ऑफ मायोग्लोबिन और अल्फा ऑफ हीमोग्लोबिन और बीटा ऑफ हीमोग्लोबिन, तो इन सब में जो सिमिलरिटीज मिलता है वो मिलता है ऑलमोस्ट 27 अमाइनो एसिड आर आइडेंटिकल। ये भी पूछा हुआ है, कितना अमाइनो एसिड एकदम आइडेंटिकल है, जैसे यहाँ पे सेरीन है तो यहाँ पर भी सेरीन है, यहाँ पर भी सेरीन होगा। ठीक है, ओके। अब आ रहे हैं कि यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो मॉलिक्यूलर वेट पूरा हीमोग्लोबिन का है 64.5 किलो डाल्टन, बड़ा प्रोटीन है। ठीक है, क्वार्डिनरी प्रोटीन होगा, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल 4 सब यूनिट है और चारों 3D स्ट्रक्चर है, सब आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अल्फा सब यूनिट का जो मॉलिक्यूलर ये अमाइनो एसिड नंबर है वो है 141 अमाइनो एसिड, और बीटा कितना है 146 अमाइनो एसिड। ठीक है, बीटा मतलब बीटा सब यूनिट का बना होगा, बीटा उसमें प्लेट्स होंगे, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और अल्फा में अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पर कि ये जो अल्फा 2 और बीटा 2 है, एक तो ये अल्फा, सपोज अल्फा ये है अल्फा 1, दूसरा भी अल्फा 2 है, ये अल्फा 2 है, दोनों आइडेंटिकल सब यूनिट है, और तीसरा ये है बीटा, बीटा को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ बीटा 1, और दूसरा बीटा 2। यहाँ पर अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, उसी तरीके से अल्फा 2 और बीटा 2 के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो अल्फा 1 और अल्फा 1 बीटा 1 या अल्फा 2 बीटा 2, दोनों की बात करें क्योंकि आइडेंटिकल है, सिर्फ नंबरिंग अलग अलग किया हुआ है। तो इनके बीच में कितने अमाइनो एसिड आपस में इंटरेक्ट करते हैं वीक इंटरेक्शन से, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, तो ये 3D स्ट्रक्चर हमेशा वीक इंटरेक्शन से इंटरेक्ट करेगा। तो इनके बीच में 30 अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है, वीक इंटरेक्शंस। ठीक है, और इसीलिए अल्फा 1 और बीटा 1 को डिसोसिएट कराना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरेक्शन जो होते हैं 30 अमाइनो एसिड के बीच में होता है, और जो कि ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूट कर देता है। इसीलिए आप अल्फा 1 बीटा 1 को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, यानी अल्फा 1 अलग नहीं होगा और बीटा 1 नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। ऑल्दो अल्फा 1 और बीटा 2 ये इसके बीच में वीक इंटरेक्शन, कम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड में इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पर ये डिसोसिएशन हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ग्लोबिन बार हेमोग्लोबिन के बारे में इतना समझा। अच्छा, यहाँ पर भी वही होगा, हिस्टीडीन 93 के साथ बाइंड करेगा, वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे आयरन, वो सारा स्ट्रक्चर सेम होगा जो मैंने मायोग्लोबिन में कर दिया। अब आ रहे हैं थर्ड नंबर, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है वो इसमें डोमिनेंट अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सब यूनिट का है, और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है टू ब्रेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में, ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे टीयर्स में, स्वेट में,
जो कि सेफगार्ड करते हैं, ये हम प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ठीक है। अच्छा, या सलाइवा में भी हो सकता है, सलाइवा। इसमें जो यहाँ पर नंबर ऑफ एमाइनो एसिड है वो है 129 एमाइनो एसिड तो बना हुआ है, सिंगल सब यूनिट है, और इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 14.6 किलो डाल्टन, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर है कि ये 4 डाइसल्फाइड यहाँ पर लिंकेज होता है, यानी 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म। तो टोटल नंबर ऑफ सिस्टीन कितने होंगे, क्योंकि डाइसल्फाइड एसिड ग्रुप रहेगा कहाँ पर, सिस्टीन में, तो 8 सिस्टीन होते हैं टोटल। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे साइज छोटा होता है वहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड का नंबर इंक्रीज करता है। वो इसलिए कि वीक इंटरेक्शंस वहाँ पे एनफ नहीं होते उनके 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, तब वहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनका नंबर इंक्रीज करता है। तो ये याद रखना है कि जब स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज प्रोटीन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इंक्रीज कर जाता है। और अगर लार्ज साइज प्रोटीन होता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ वीक इंट्रैक्शंस ये इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। वाइस वर्सा, दोनों में अपोजिट लगाएंगे, ठीक है। चलिए, लाइसोजाइम भी हो गया। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ सब कम क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है शायद राइबोन्यूक्लियस ए। तो 5th नंबर पहला हो गया मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, लाइसोजाइम, 4th नंबर होगा। तो यहाँ पर राइबोन्यूक्लियस ए, राइबोन्यूक्लियस ए, ठीक। यहाँ पर राइबोन्यूक्लियस ए क्या करता है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ, हमारे पैंक्रियास में। और ये करता क्या है, ये ब्रेक डाउन करता है, किसको, ब्रेक डाउन आरएनए, आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, राइबोन्यूक्लियस ए। ये बीटा सब यूनिट का होता है। पहला तो बीटा सब यूनिट का आया, जो पूरा का पूरा मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पर, बीटा कॉन्फर्मेशन का होगा। बीटा सब यूनिट या बीटा कॉन्फर्मेशन, यानी इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट और एमाइनो एसिड का नंबर जान लें। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका एमाइनो एसिड 123, तो और छोटा हो गया, ये होगा 13 पॉइंट, या कितना है मैं देख लेता हूँ एक बार, 13.7, यस 13.7 किलो डाल्टन, ठीक है। ये बस इतना ही जानना है इसके बारे में। ये ह्यूमन के कहाँ रहता है, पेंक्रियास में। अब आते हैं नेक्स्ट, राइबोन्यूक्लियस के बाद में 5th नंबर पे आ रहा है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, और ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज सी है, यानी सी टर्मिनस पे कट करेगा, ठीक है। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज के बारे में जानना है कि ये सिंगल सब यूनिट का है, सिंगल सब यूनिट, ठीक है। ये क्या है, प्रोटीएज है, और ये क्या डिग्रेड करता है, ये डिग्रेड करेगा पेप्टाइड बॉन्ड, यानी प्रोटीन को डिग्रेड करेगा पेप्टाइड बॉन्ड, बट एट किस जगह पे बॉन्ड को ब्रेक करेगा, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनाइल एलानिन, लेकिन उसके किस टर्मिनस पे, सी टर्मिनस पे। तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सोपेप्टिडेज कहते हैं। एक्सोपेप्टिडेज का मतलब है वो बीच में कट नहीं करेगा, वो टर्मिनल पोजीशन करेगा। जैसे ये प्रोटीन है, इसका एन है और सी है, तो ये इधर से कट करता चला जाएगा, ठीक है। बीच से कहीं कट नहीं करेगा, बीच से कट करता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडो। ये टर्मिनल पोजीशन से कट करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सो, ठीक है। अब आ रहे हैं, इसी से मिलता जुलता दूसरा एक एंजाइम है जिसका नाम है क्या, लास्ट एंजाइम 6, या प्रोटीन क्या है 6 नंबर, उसका नाम क्या है, इसका नाम है काइमोट्रिप्सिन, राइट, काइमोट्रिप्सिन। तो ये मैं अकॉर्डिंग टू गेट बता रहा हूँ, क्योंकि गेट में ये दोनों ऐड किया हुआ, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। लाइसोजाइम वगैरह तो पहले से भी था, और राइबोन्यूक्लियस भी था, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन ये भी क्या है, ये भी पेप्टिडेज है, यानी किसको ब्रेक करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करेगा। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करेगा कहाँ, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, और एरोमेटिक अमाइनो एसिड तो पिछला वाला भी कर रहा था, लेकिन इस बार ये करेगा एन टर्मिनस पर, सॉरी ये भी सी टर्मिनस पे। तो फिर डिफरेंस क्या है, ये एंडोपेप्टिडेज है, यस एंडोपेप्टिडेज सिंगल सब यूनिट का है।
कहाँ रहेगा हमारे बॉडी में, पैंक्रियाटिक जूस में ये सिक्रीट होगा, ठीक है। चलो तो अभी बस इतना ही करना है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, मोस्टली क्वेश्चन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन और लाइसोजाइम से रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता, जिसको बस ऐसे ही देख लेना इतना। तो आज के सेशन में बस हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसी के साथ में हमने प्रोटीन मोस्टली कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। चलिए, होप सो ये सब वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके ग्रेट लाइफ साइंसेस बायोकेमिस्ट्री के एग्जाम के प्रिपरेशन में। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर कुछ नहीं समझा तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।